हे एवरीवन, मैं भागीरथ आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब वाली फैमिली शिवम क्लासेज में। जैसा कि मैंने बताया था कि चैप्टर जो एनसीईआरटी 10th क्लास के लिए हम चैप्टर अभी 10 करने वाले हैं ह्यूमन आइज के बारे में और ये रंग बिरंगा संसार है उसके बारे में। विदाउट वेस्ट एनी टाइम आज का सेशन शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में, उसके साथ साथ में प्रकाश के बहुत सारे गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जब किसी प्रिज्म में से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो किस प्रकार से वो उसका वर्ण है वो विक्षेपण होता है, मतलब 7 रंगों में वो कैसे टूटती है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, सूरज उगते टाइम और अस्त होते टाइम है ना वो 2 मिनट पहले क्यों उगता है और 2 मिनट बाद में अस्त क्यों होता है, उगते टाइम और अस्त होते टाइम वो है ना अंडाकार क्यों दिखता है, उगते टाइम और अस्त होते टाइम लाल क्यों दिखता है। बहुत सारे शानदार से शानदार फैक्ट को हम जानने वाले हैं। आज का सेशन शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला टॉपिक है मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र ये हमारा नेत्र गोलक है, उसके बारे में देखने वाले हैं। ये लगभग इसका व्यास होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो इसकी लेंथ होती है ना वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर तक होती है, 2.3 सेंटीमीटर। ओके, 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। लगभग इसका अलग अलग भी हो सकता है लेकिन एवरेज में है 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके साथ में चलो हम समझते हैं नेत्र गोलक को। तो सबसे पहले वाला भाग जो हमारी नेत्र है ना, नेत्र का सबसे पहले वाला भाग है ना जो डायरेक्ट है ना वायुमंडल के टच में रहता है, सबसे पहला भाग जो वायुमंडल के टच में रहता है वो है कॉर्निया। इसको है ना कॉर्निया भी बोलते हैं और इसको हम स्वच्छ पटल भी बोलते हैं, स्वच्छ पटल, ठीक है ना, कॉर्निया या फिर स्वच्छ पटल भी बोलते हैं। जैसे ही प्रकाश की किरण, मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु की प्रकाश की किरणें गई सबसे पहले कॉर्निया में। कहाँ गई? कॉर्निया में गई। कॉर्निया में जाने के बाद में जाएगी, 1 मिनट, हाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आई थिंक ये कलर अच्छा नहीं है। हाँ, कॉर्निया में गई। कॉर्निया में जाने के बाद में सेकेंड नंबर इसमें थोड़ा सा द्रव भरा होता है, यहाँ पे द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं नेत्रोद्रव, नेत्रोद्रव, ठीक है। सबसे पहला था कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? आंख को, हमारे आंख को वायुमंडल के टच में रखता है और उसके साथ साथ में कॉर्निया क्या करता है, अनावश्यक जो लाइट आ रही है ना उसको रिफ्लेक्ट भी कर देता है, मतलब वापस भेज देता है, जितनी आंख में जरूर होगी उतना ही आने देता है। कॉर्निया के बाद में प्रकाश की किरणें जाती हैं, एक लिक्विड में से गुजरती है, द्रव में से, जिसको बोलते हैं नेत्रोद्रव। फिर नेत्रोद्रव से होते हुए एक छोटा सा गेट आता है, एक छोटा सा द्वार आता है, उस द्वार को बोलते हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं पुतली, पुतली या फिर आइरिश। क्या बोलते हैं इसको? पुतली या फिर आइरिश बोलते हैं। और यही वो आइरिश है जो हमारी आंख की, हमारे शरीर की सबसे एक्टिव मांसपेशी होती है आइरिस, जो आवश्यक जितनी प्रकाश की आवश्यकता होती है हमारे लेंस में जाने के लिए उतने प्रकाश को अंदर जाने देती है, बाकी को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, उसके साथ साथ में जरूरत के अनुसार ही जाने देती है। आइरिस का काम ही बस यही है कि जरूरत के अनुसार ही प्रकाश को अंदर जाने देना। और इस आइरिस को छोटा बड़ा करती है यहाँ की एक जो मांसपेशियां होती है, 2 मांसपेशियां है जिसको बोलते हैं परितारिका। इन मांसपेशियों को बोलते हैं परितारिका। परितारिका, परितारिका का काम क्या होता है? आइरिस की आकृति को छोटा बड़ा करना। सबसे पहले प्रकाश आया कॉर्निया से होता हुआ, उसके बाद में नेत्रोद्रव में गया, नेत्रोद्रव से होता हुआ आइरिस में से जा रहा था। आइरिस की आकृति को छोटा बड़ा कौन करता है? पुतली की आकृति को छोटा बड़ा कौन करता है? परितारिका। परितारिका होती है वो क्या करती है, इस आइरिस की आकृति को छोटा बड़ा करता है। जैसे अगर आप धूप में जा रहे हो तो आइरिस है वो बड़ा हो जाएगा, आइरिस सॉरी छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाने से क्या होगा, धूप है वो, धूप का ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों में ना जा पाए। ऐसे ही आप अंधेरे कमरे में आते हो, कई बार आपने देखा होगा कि आप धूप वाली जगह से अचानक अंधेरे वाले कमरे में आते हो तो कई देर दिखता नहीं है, क्योंकि धूप में है वो आइरिस से वो छोटी हो गई है। फिर हम वापिस आ रहे हैं अंधेरे वाले कमरे में, अंधेरे में तो ज्यादा प्रकाश की जरूरत है हमें आंखों के लिए, तो आइरिस खुलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, जिसकी वजह से हमें काफी देर तक अंधेरा दिखता है। उसके बाद में वो पूरी वस्तु है वो साफ साफ दिखनी शुरू हो जाती है। तो यही कारण है कि आइरिस को खुलने में और छोटा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सबसे पहले गया था प्रकाश कॉर्निया में, कॉर्निया से होता हुआ गया है नेत्रोद्रव में, नेत्रोद्रव से होता हुआ गया आइरिस में। आइरिस को कंट्रोल कौन कर रही है? परितारिका। परितारिका होती है वो क्या करती है? आइरिस को छोटा बड़ा करती है। उसके बाद में जाता है प्रकाश लेंस में, हमारे
मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस पाया जाता है। इस लेंस को हम अभिनेत्र लेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि मानव नेत्र में है, इसलिए इससे अभिनेत्र लेंस भी कई बार लिखा जाता है, अभिनेत्र लेंस, ठीक है ना, अभिनेत्र लेंस। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिनेत्र लेंस भी है ना, मतलब पक्षमा पेश मतलब पेशियों से बना हुआ होता है, मतलब लचीला होता है। इसको लेंस को छोटा और बड़ा करने का काम कौन करती है? यहाँ पे जो पेशियां होती है, लेंस भी है ना छोटी छोटी पेशियों से जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं पक्षमाभि पेशियां, पक्षमाभि पेशियां, ठीक है। तो पक्षमाभि पेशियां क्या करती है? लेंस को छोटा बड़ा करती है, और पुतली को छोटा बड़ा करने वाली है परितारिका, ठीक है ना। तो पक्षमाभि पेशियों द्वारा है वो लेंस है वो छोटा बड़ा किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि जब भी हमें नजदीक की वस्तु देखनी है, जैसे अभी मुझे आप देख रहे हो, बिल्कुल नजदीक से देख रहे हो, तो परितारिका क्या करेगी? आपके लेंस सॉरी पक्षमाभि पेशियां क्या करेगी? लेंस को है ना छोटा करेगी। छोटा करने से वो लेंस थोड़ा मोटा हो जाएगा, मोटा हो जाने से फोकस दूरी है वो घट जाएगी। फोकस दूरी घटने की वजह से आप नजदीक की वस्तु आराम से देख पाओगे, जैसा आप अभी मुझे देख रहे हो। वैसे ही मान लो अगर आपको सूरज को या फिर तारे को देखना है, तो तारा तो बहुत दूर है, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए लेंस है वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने का मतलब ये पक्षमाभि पेशियां है ना, लेंस को ढीला छोड़ देती है, जिसकी वजह से लेंस है वो पतला हो जाता है और लंबा हो जाता है। लंबा हो जाने की वजह से क्या होगा? लंबा होगा, पतला होगा, जिसकी वजह से फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और फोकस दूरी बढ़ने से क्या होगा? कोई भी हम वस्तु को आराम से देख पाएंगे, दूर की वस्तु को देखने के लिए, ठीक है। तो लेंस की आकृति को छोटा बड़ा करने वाली पेशियां कौन सी होती है? पक्षमाभि पेशियां। सबसे पहले प्रकाश आया था कॉर्निया से, कॉर्निया से होता हुआ नेत्रोद्रव में, नेत्रोद्रव से होता हुआ आया आइरिस में, आइरिस या पुतली में, पुतली को छोटा बड़ा कर रही थी कौन? परितारिका। फिर प्रकाश आया था इसमें लेंस में, लेंस को छोटा बड़ा कर रही थी पक्षमाभि पेशियां। अब जैसे ही लेंस में से गुजरा है प्रकाश, तो लेंस ये है उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस का काम हमेशा है प्रकाश की किरणों को केंद्रित करना। केंद्रित करना मतलब एक जगह पे लाना, प्रकाश की किरणों को क्या करना है? एक जगह पे लाना। अब ये लेंस है वो उत्तल लेंस आंखों में कौन से बिंदु पर है वो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है? इस बिंदु को बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। मतलब लेंस हमारा नॉर्मली लेंस क्या करता है? रेटिना पे क्या करता है? प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, जहां पे है वो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो कैसा होगा, मतलब कैसा दिखेगा? वास्तव में दिखाई तो नहीं देता, क्योंकि दिखाई तो हमें माइंड से दिखता है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तव में होगा कैसा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। यहाँ पे रेटिना पे जो चित्र बनेगा ना, वो एक तो बनेगा उल्टा, उसके साथ साथ में बनेगा वास्तविक। ये याद रखना है कि हमारे मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनेगा, वो बनेगा एक तो उल्टा बनता है, क्योंकि उत्तल लेंस से हम लेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा है ना उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। उसके साथ साथ में बनता है वास्तविक। वास्तविक वो प्रतिबिंब होता है जिसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं। इसके बारे में और वो लेंस वाला चैप्टर करवाऊंगा, उसमें कर देंगे, ठीक है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो रेटिना पे प्रतिबिंब बन रहा है ना, वो हमेशा बनता है उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। तो हमने कहां तक सफर कर दिया है? हमने सफर किया है, सबसे पहले आए थे हम कॉर्निया में, कोई भी वस्तु की प्रकाश की किरणें आई थी कॉर्निया में, कॉर्निया से होते हुए आई थी नेत्रोद्रव में, नेत्रोद्रव से होते हुए गई थी आइरिस में, पुतली में, और पुतली पुतली को कंट्रोल कौन कर रही थी? परितारिका कर रही थी। उसके बाद में लेंस में गई थी, लेंस को भी छोटा बड़ा कौन कर रही थी? यहाँ पे जो पक्षमाभि पेशियां पाई जा रही थी वो कर रही थी। उसके बाद में ये जो है ना लेंस से होते हुए प्रकाश की किरणें गई हैं रेटिना तक। एक बात और भी याद रखनी है आपको, यानी लेंस और रेटिना इसके बीच में भी ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह में एक और द्रव भरा होता है, जिसको बोलते हैं काछाब द्रव। क्या बोलते हैं? काछाब द्रव। क्या बोलते हैं इसको? काछाब द्रव बोलते हैं। और काछाब द्रव क्या करता है? अनावश्यक प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर देता है। इस लेंस ने जो प्रकाश की किरणों को केंद्रित किया वो तो रहेगी फोकस में, लेकिन अनावश्यक प्रकाश की किरणें होगी ना, उसको क्या कर देगी? वो हटा देगा, ठीक है। काछाब द्रव भरा होता है, काछाब द्रव से होते हुए रेटिना पे वो प्रकाश की किरणें केंद्रित हुई, केंद्रित होने से यहाँ पे तंत्रिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं दृक तंत्रिका। दृक तंत्रिका
तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। वो क्या करती है, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा ना, उस प्रतिबिंब के सिग्नल को लेके जाएगी कहाँ तक, हमारे दिमाग तक या मस्तिष्क तक लेके जाएगी। और मस्तिष्क में ही क्या होता है, वापस इस चित्र को कन्वर्ट किया जाता है, फिर हम किसी भी वस्तु को आराम से देख पाते हैं। ये पूरी की पूरी प्रोसेस थी हमारे नेत्र में, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनने से संबंधित। ठीक है ना, एक बार आप बोलो तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ओके, सबसे पहले आए थे हम कॉर्निया में। कॉर्निया से होता हुआ प्रकाश गया था, यहाँ पे नेत्रोद्रव था, उसमें नेत्रोद्रव से होता हुआ आया था आइरिस में। आइरिस क्या करती है, प्रकाश की आवश्यक मात्रा को अंदर आने देती है, और आइरिस की जो साइज है उसको छोटा बड़ा कौन करती है, यहाँ पे जो परितारिका पाई जाती है वो करती है। परितारिका से आइरिस से होता हुआ प्रकाश गया था लेंस में। लेंस को छोटा बड़ा कौन करती है, यहाँ पे जो पक्षमा भी पेशियां पाई जाती है वो करती है। फिर प्रकाश की किरणें लेंस से होती हुई इसमें जो द्रव पाया जाता है, द्रव द्रव का नाम क्या है, काछाप द्रव। तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। तो काछाप द्रव से होती हुई प्रकाश की किरणें है वो यहाँ पे पाया जाता है एक बिंदु जिसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना पाया जाता है, लेकिन आपको साथ साथ में ये नाम हमारी बुक में आया हुआ है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल ये याद रखना है, ठीक है ना, ये भी साथ साथ में याद रखना है कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है, रेटिना पर बनता है, या फिर दृष्टि पटल, ये भी नाम साथ में याद रखना है। नेत्र का सबसे पहला भाग होता है स्वच्छ पटल, लास्ट वाला होता है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल में या रेटिना में दृक तंत्रिकाएं पाई जाती है जो क्या करती है, सिग्नल को लेके जाती है हमारे दिमाग तक, और मस्तिष्क में ही इन सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है और हमें वो चित्र है वो समझ में आ जाता है। ऐसे ही एक मस्त वाली बात बता दूं आपको, रेटिना पर ही हमें एक दो और कोशिकाएं मिलती है, हमारी बुक में तो नहीं आई हुई है लेकिन आपको एक्स्ट्रा के लिए बता देता हूं कि रेटिना पर ही दो और कोशिकाएं पाई जाती है, एक होती है शंकु कोशिका, एक होती है श्लाका कोशिका। शंकु कोशिका और श्लाका कोशिका। शंकु कोशिका का काम है हमें रंगीन चीजें दिखाना। हम जो भी रंगीन चीजें देख रहे हैं ना वो शंकु कोशिका की वजह से है। और हमें अंधेरा या प्रकाश, प्रकाश की मात्रा हमें महसूस होती है किसकी वजह से, श्लाका की वजह से। श्लाका कोशिका होती है जो क्या करती है, प्रकाश और अंधेरे का एहसास करवाती है। शंकु कोशिका है वो हमें रंगीन वस्तुएं दिखाती है। ऐसे मान लो एक शंकु है, शंकु में कलर भरा हुआ है, तो जो भी कलरफुल वस्तुएं है वो हमें शंकु कोशिका की वजह से समझ में आती है, और श्लाका कोशिका की वजह से क्या होता है, अंधेरा और प्रकाश महसूस होता है। आई होप ये टॉपिक आपको कवर हो गया होगा, है ना। एक बार हम वापस देख लेंगे इसको, ठीक है। चलो अब हम रास्ते को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा किसको, कॉर्निया को। कॉर्निया क्या होता है, सबसे पहले वाला भाग होता है मानव नेत्र का जो नेत्र गोलक को किसके कांटेक्ट में रखता है, बाहर वाले वातावरण के कांटेक्ट में, ठीक है। कॉर्निया समझ लिया, सबसे पहला भाग होता है जो क्या करता है, मानव नेत्र को बाहर वाले वातावरण के कांटेक्ट में रखता है। उसके बाद में जाता है, प्रकाश की किरणें कहाँ जाती है, नेत्रोद्रव में जाती है, नेत्रोद्रव से होती हुई जाती है पुतली या फिर आइरिस में। आइरिस में से ही प्रकाश की किरणें है वो नियंत्रित होती है कि वो कितनी प्रकाश की किरणें अंदर जाने वाली है। और आइरिस को छोटा बड़ा कौन करती है, परितारिका करती है। कौन करती है, परितारिका। फिर परितारिका इसको कंट्रोल कर दिया, जितना जरूरत हुआ उतना ही प्रकाश अगर अंदर गया तो वो प्रकाश जाएगा अंदर कहाँ, लेंस में। हमारे मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। और उत्तल लेंस को है वो कंट्रोल कौन करती है, पक्षमापी पेशियां करती हैं। और पक्षमापी पेशियों में कंट्रोल होने से लेंस में से प्रकाश की किरणें गई लेंस से होते हुए, तो गई आगे काछाप द्रव में से, एक लिक्विड पाया जाता है काछाप द्रव, उसमें से जाएगा। जब काछाप द्रव से होता हुआ जाएगा, पूरे किरणें है वो केंद्रित होगी, जाके मिलेगी कहाँ पे, रेटिना पे मिलेगी, ठीक है ना, रेटिना या दृष्टि पटल पर। और दृष्टि पटल पर ही पाई जाती है दृक तंत्रिकाएं जो क्या करती है, दृक तंत्रिकाएं जो क्या करती है, जो सिग्नल आ रहे थे प्रतिबिंब के वो लेके जाती है दिमाग तक, और दिमाग उसको जो चित्र था वो उल्टा बना था, विपरीत बना था, उल्टा और वास्तविक बना था, सॉरी वास्तविक बना था, उसको है ना वापस क्या कर देता है, दिमाग उसको सीधा कर देता है और आराम से हमें वो वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। चलो मानव नेत्र में कोशिकाएं, अभी मैंने बता दिया आपको मानव नेत्र में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, शंकु और श्लाका। शंकु कोशिका पाई जाती है, एक श्लाका कोशिका पाई जाती है, उसके साथ साथ में एक और है दृक तंत्रिका, ठीक है। दृक तंत्रिका है वो क्या करती है,
सिग्नल को लेके जाती है दिमाग तक। उसके साथ साथ शलाका कोशिका की वजह से हमें अंधेरा और प्रकाश महसूस होता है। शंकु कोशिका की वजह से, शंकु यानी शंकु में कलर भरे हुए, इसका मतलब हमें कलरफुल दुनिया दिखाती है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं समंजन क्षमता के बारे में। समंजन, समंजन का मतलब है हमारा मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है ना, वो दूरी के हिसाब से अपनी फोकस दूरी को कैसे एडजस्ट करता है। जैसे मान लो ये हमारा मानव नेत्र लेंस है, मान लो कोई वस्तु बिल्कुल पास में रखी हुई है, तो पास में रखी होने पर क्या करेगा, ये खुद के ऊपर पक्षमापी पेश क्या करेगी, इस लेंस के ऊपर प्रेशर लगाएगी। दाब लगाने से क्या होगा, ये लेंस है वो मोटा हो जाएगा, छोटा और मोटा हो जाएगा। एक तो साइज में छोटा हो जाएगा और ऐसे मोटा फैल जाएगा। ठीक है, फैल जाने से क्या होगा, इसकी फोकस दूरी है ना, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी या फिर कम हो जाएगी। जब फोकस दूरी घट जाती है ना, तो नजदीक की वस्तु आराम से देख पाते हैं। ऐसे ही वस्तु अगर दूर रखी हुई है तो वो लेंस क्या करेगा, खुद को है ना पक्षमापी पेश, पक्षमापी पेश क्या करती है, उस लेंस को ऊपर की तरफ खींचती है। जब ऊपर की तरफ खींचती है तब ये लेंस है ना पतला हो जाता है, एक तो लंबा हो जाता है और पतला हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी फोकस दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ जाने की वजह से हम दूर की वस्तु आराम से देख पाते हैं। तो मानव नेत्र द्वारा, मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस द्वारा, हमारी आंखों में जो अभिनेत्र लेंस पाया जा रहा है उसके द्वारा फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना क्या कहलाता है, समंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, समंजन कहलाता है। अब समंजन करने की क्षमता कितनी होती है, हमारी नेत्र की समंजन क्षमता कितनी होती है, रेंज कितनी होती है। रेंज है, हम देखो अगर मैं बोलूं आप कितने दूर तक देख सकते हो, तो आप अधिकतम कितनी दूरी की वस्तु देख सकते हो, चांद, तारे, गैलेक्सी, बहुत सारी चीज देख सकते हो। इसका मतलब हम है वो अनंत दूरी तक है वो वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन नजदीक की वस्तु आप कितनी देख सकते हो, कितने नजदीकतम आने के बाद में आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो वो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो इसी रेंज को समंजन क्षमता यानी अधिकतम हमारी फोकस दूरी होती है अनंत और निम्नतम फोकस दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अब जैसे 25 सेंटीमीटर से ज्यादा लेके आओगे तो हमें धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मानव नेत्र की सामान्य समंजन क्षमता, सामान्य समंजन क्षमता कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है मानव नेत्र का निकटतम बिंदु, निकटतम फोकस दूरी, निकटतम फोकस बिंदु कितना होता है, वो भी 25 सेंटीमीटर होता है। दूरस्थ कितना होता है, सबसे दूर वो अनंत होता है, सबसे नजदीक वो होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि सामान्य मानव नेत्र का, सामान्य मानव नेत्र का जो फोकस दूरी का जो सबसे नजदीक बिंदु होता है या फिर सामान्य समंजन क्षमता की सबसे नजदीक वाला पॉइंट होता है ना, वो कितना होता है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये याद रहेगा, रखोगे ना। तो समंजन पराश यानी समंजन करने की हमारी रेंज कितनी होती है, अनंत से 25 सेंटीमीटर तक। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। फिर मैं एक और टॉपिक है मोतियाबिंद, ये समझा देता हूं साथ में। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद क्या होता है, जैसे जैसे किसी की उम्र बढ़ जाती है ना, उम्र बढ़ जाने से नेत्र है ना, हमारा लेंस होता है वो जैसे दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या करता है, खुद को लंबा करता है, जिसकी वजह से वो पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दूर की वस्तु आराम से दिखती है। वैसे ही नजदीक की वस्तु को देखना है तो अचानक हमें लेंस के ऊपर प्रेशर पड़ता है और क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है। मोटा हो जाने से फोकस दूरी घटेगी और फोकस दूरी घट जाने से क्या होगा, नजदीक की वस्तु आराम से दिखेगी। इस प्रकार से हमारा लेंस है वो जिंदगी भर छोटा बड़ा ऐसा होता रहता है। ऐसा होने से क्या होता है, लेंस में दूधियापन आ जाता है। क्या आ जाता है, दूधियापन आ जाता है, मतलब लेंस धुंधला धुंधला हो जाता है। और लेंस का धुंधला हो जाना ही क्या कहलाता है, मोतियाबिंद कहलाता है। अब मोतियाबिंद की इलाज भी होता है, सर्जरी करवाई जाती है, चलिए चिकित्सा द्वारा इसका इलाज करवाया जा सकता है। ठीक है, फिर हम देखने वाले आगे दृष्टि दोष के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, दृष्टि दोष यानी मानव नेत्र का जो सामान्य कार्य करने की प्रोसेस होती है। जैसे कि जैसे ही हम कोई वस्तु को देखते हैं और लेंस से प्रकाश की किरणें होते हुए बिल्कुल रेटिना पे है ना प्रकाश गिर जाए, तो वो तो क्या होगा, एक सामान्य प्रोसेस है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि प्रकाश की किरणें है ना
रेटिना पे पड़े ही ना, रेटिना पे ना गिरे, रेटिना से कभी पहले गिर जाए जैसे अभी यहाँ पे गिरी है, या फिर रेटिना के बाद में गिर जाए, प्रकाश की किरणें रेटिना से बाद में गिर जाए तो वो भी खराब ही है। इसमें भी क्या होगा, हमें साफ साफ वस्तु दिखाई नहीं देगी, जिसकी वजह से हमें चश्मा लगाना पड़ता है। तो दो प्रकार के मैन हम तीन प्रकार के दोष देखने वाले हैं यहाँ पे। पहले पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब नाम से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। निकट दृष्टि दोष यानी हो सकता है निकट का दोष होगा, यानी निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में याद रखने का मैं सबसे पहला बस बेस्ट तरीका ये बता रहा हूं कि आपको ये याद रखना है कि जो दिखता है वही दोष होता है। यानी कि अगर आपको निकट की वस्तु साफ साफ दिख रही है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब मैंने बोला जो दिखता है वही दोष होता है। यानी कि निकट की वस्तु दिख रही है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है आप में। अगर दूर की वस्तु साफ साफ दिख रही है तो आपको दूर दृष्टि दोष है। ये याद रखना है, जो दिखता है वही दोष होता है। अगर निकट का दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष, दूर का दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष। बस इसके नाम के ये विपरीत होता है हमेशा, ठीक है ना। दूर दृष्टि दोष को है ना दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, जब वस्तु है ना निकट की तो दिखाई देती है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जब दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की दिखाई नहीं देती है, इसको बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। इसमें होता क्या है कि जो प्रतिबिंब यानी कोई वस्तु थी, वस्तु का चित्र बनना था हमारे रेटिना पर, लेकिन रेटिना के पहले ही बन जाता है, यानी लेंस के निकट बन जाता है, लेंस के निकट ही पहले ही बन जाता है प्रतिबिंब, तो इसको बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। यानी कि देखो रेटिना पे प्रतिबिंब बनना था लेकिन रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन गया, यानी लेंस के बिल्कुल पास में बना है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, डेफिनेशन क्या बन गई, जब वस्तु हमें क्या होती है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष है। जब प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाए यानी लेंस के पास में बन जाए, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। उसके साथ साथ में ये नाम भी याद रख लेना, मायोपिया। क्या बोलते हैं इसको, मायोपिया। ठीक है, और ऐसे ही होता है एक दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में यानी कि रेटिना पे चित्र बनना चाहिए था, ऐसे यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, प्रतिबिंब है वो पीछे बनता है, मतलब रेटिना से बहुत दूर बन जाता है, लेंस से तो बहुत दूर बन गया ये लेंस था, लेंस से बहुत दूर बन गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो गया है, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष है। ठीक है, यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो इसका इलाज करने के लिए क्या कर रहे हैं, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस काम में लेते हैं। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ऐसे अवतल लेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि है ना प्रकाश की किरणें है ना पहले ही मुड़ गई थी, निकट दृष्टि दोष में यहाँ पे पहले ही मिल गई थी, तो अवतल लेंस तो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, यानी कि पहले जो मुड़ रही थी उसको और आगे जाके आपस में टच करवाएगा, जिसकी वजह से निकट दृष्टि दोष में हमेशा कौन सा लेंस काम में लेते हैं, अवतल। उत्तल नहीं, हाँ अवतल लेंस काम में लेते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस बैक करना और वापस समझना, ठीक है ना। ऐसे ही दूर दृष्टि दोष में हमेशा उत्तल लेंस काम में लेते हैं। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनना था रेटिना पर, और प्रकाश की किरण तो बहुत लेट मिली आपस में, लेट मिलने की वजह से क्या हुआ, रेटिना के पीछे वो मिल गई, जिसकी वजह से आंखें है वो वस्तु को धुंधली धुंधली देख पा रही है। तो हम उत्तल लेंस काम में लेंगे, तो उत्तल लेंस काम में लेने से क्या होगा, जो लेट मिल रही थी उसको पहले ही रेटिना पे मिला दिया जाएगा, जिसकी वजह से रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु हमें साफ साफ दिखेगी। तो अभी अभी मैंने क्या क्या बता दिया आपको, देखो पहली बात बताई थी मैंने कि निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, जब हमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु है वो साफ साफ नहीं दिखती है। ठीक है, उसके साथ में हमें ये जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनना चाहिए, निकट दृष्टि दोष में जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनना चाहिए दृष्टि पटल पर, वो दृष्टि पटल पर न बनकर दृष्टि पटल से पहले ही बन जाता है, यानी रेटिना से पहले ही बन जाता है, लेंस के बिल्कुल निकट बन रहा है, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है,
और निकट दृष्टि दोष में ये याद रखना है कि आपको हमेशा अवतल लेंस काम में लेते हैं। निकट दृष्टि दोष के इलाज के लिए हमेशा कौन सा लेंस काम में लेते हैं? अवतल लेंस। आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं, वापिस रिवीजन कर लेते हैं इसको, दीर्घ दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? लेंस से बहुत ही दूर है वो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि रेटिना पे प्रतिबिंब बनना चाहिए उससे भी आगे बनता है, तो इसे क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में हमेशा इलाज के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस है वो काम में लेते हैं इलाज के लिए, तो हम काम में लेते हैं उत्तल लेंस। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। रीजन, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष। देखो, कारण समझाने से पहले आप एक मस्त ट्रिक जैसा सुन लो कि मान लो आप कहीं रूम पे रह रहे हो और क्या हो रहा है, फिर आपके मम्मी ने आपको कॉल कर दिया कि अभी आपको घर आना है और काफी दिन यहीं पे रहना है। मान लो किसी सीजन में या कोई त्योहार था, घर जाना है आपको, आप घर जा रहे हो, ठीक है, कर रहे मम्मी के पास में, यानी कि मम्मी के निकट रहे आप। अब मम्मी के निकट रहोगे तब क्या होगा? मम्मी आपको अच्छा सा खिलाएगी। अच्छा खिलाने से क्या होगा? आप मोटे हो जाओगे। क्या हो जाओगे? मोटे हो जाओगे ना। तो आप मम्मी के निकट रहोगे, पास में रहोगे, तो क्या होगा? एक तो निकट में रहने का मतलब है कि आपके बीच में और आपकी मम्मी के बीच में जो दूरी थी वो क्या हो गई? मम्मी के बीच में और आपके बीच में जो दूरी थी वो क्या हो गई? कम हो गई। यानी कि फोकस दूरी एक तो कम हो गई, ऐसे दूरी कम हुई, इसी से हमें रिलेटेड कर देना है। और क्या हो जाती है? लेंस की जब फोकस दूरी है वो कम हो जाती है। निकट रहोगे तो दूरी कम ही तो होगी। फिर मम्मी आपको लड्डू खिलाएगी। मम्मी लड्डू खिलाने से क्या हो जाएगा? आप मोटे हो जाओगे। तो वो लेंस है ना, हमारे आंखों में जो लेंस है, अभिनेत्र लेंस, वो लेंस कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। उसके साथ साथ में जो नेत्र गोलक होता है ना, वो भी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जैसे नेत्र गोलक पहले मान लो ऐसे गोल गोल था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा और लंबा हो गया है। लंबा हो जाने की वजह से पहले है ना प्रतिबिंब यहाँ से रेटिना पे बन रहा था, लेकिन अभी है ना लेंस की वजह से, अभी ये गोलक है वो लंबा हो जाने की वजह से प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है, यानी पहले ही बनना शुरू हो गया है। तो ये भी कारण हो सकता है। एक तो फोकस दूरी घट गई, आप मम्मी के पास में रहे हो, यानी कि फोकस दूरी घटी जिसकी वजह से निकट दृष्टि दोष हो गया। उसके साथ साथ में मम्मी के पास में रहोगे, मम्मी लड्डू खिलाएगी तो आप मोटे हो जाओगे, इसका मतलब लेंस है वो मोटा हो जाता है। उसके साथ साथ में जो गोलक है, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ये मस्त तरीके से आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, एक बार वापस रिवीजन करोगे तो। फिर दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? अगर आप मम्मी से दूर रहोगे, मम्मी है, ठीक है, और आप मम्मी से दूर रह रहे हो, मम्मी से दूर रहोगे, इसका मतलब आपके बीच में क्या हो गया? फोकस दूरी थी, जो आपके बीच में जो फोकस दूरी थी वो क्या हो गई है? बढ़ गई है। फोकस दूरी क्या हो गई? बढ़ गई है। उसके साथ साथ में जब आप मम्मी से दूर रहोगे, दूर रहने से क्या हो जाएगा? आप तो पतले हो जाओगे, ऐसा ही होगा ना। इसका मतलब लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। पतला हो गया। उसके साथ साथ में आप मम्मी से दूर रहोगे तो आपका जो नेत्र गोलक है, मतलब आप भी छोटे हो जाओगे, इसका मतलब नेत्र गोलक भी छोटा हो जाएगा। नेत्र गोलक भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ना। मानव नेत्र है वो गोलक है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। मान लो पहले ऐसा गोलक था, यहाँ पे चित्र बनना था, बिल्कुल रेटिना पे नॉर्मली बन रहा था, अगर दूर रहोगे आपकी साइज छोटी हो जाएगी, यानी नेत्र गोलक भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा था, नेत्र गोलक अगर छोटा हो गया, छोटा हो जाने से क्या होगा? प्रतिबिंब है वो पीछे बनना शुरू हो जाएगा, है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। अभी मैंने बताया था निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल लेंस काम में लेते हैं
और दूरदृष्टि दोष में या दीर्घ दृष्टि दोष में हमेशा उत्तल लेंस काम में लेते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन मैंने अभी बता दिया है। निकट दृष्टि दोष में और दीर्घ दृष्टि दोष में सॉल्यूशन क्या होता है इसका, दरवाजा बंद कर दीजिएगा। हाँ, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है सॉल्यूशन, हम अवतल लेंस काम में लेते हैं। अवतल लेंस क्यों काम में ले रहा हूं, ये भी मस्त मजेदार तरीके से बता सकता हूं मैं कि निकट दृष्टि दोष में यानी मम्मी के निकट रहे हो, इसका मतलब आप गोलू मोले से मोटे मोटे हो गए हो, अब फिर से आपको पतला होना पड़ेगा, तो हमें ऐसा लेंस काम में लेना पड़ेगा जो बीच में से पतला हो। बीच में से पतला अवतल लेंस होता है, अवतल, है ना। और दीर्घ दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, दूर रह रहे हो, मम्मी से दूर हो, तो फिर आपको शरीर तो दुबला पतला हो गया है, पतला हो जाने से आपको मोटा होना पड़ेगा। मोटा होने के लिए आपको बीच में से मोटा वाला लेंस काम में लेना पड़ेगा, यानी कि हमें उत्तल लेंस काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब एक और दृष्टि दोष देख लेते हैं, जरा दृष्टि दोष। मैंने क्या बताया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में बताया था मैंने कि निकट दृष्टि दोष में है होता है कि हमें निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखती है। दूर दृष्टि दोष में बताया था मैंने दूर की वस्तु दिखती है लेकिन निकट की नहीं दिखती है। लेकिन जरा दृष्टि दोष में प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि वस्तु हमें ना तो निकट की दिखती है ना दूर की दिखती है, साफ साफ दोनों नहीं दिखती है, उसी को बोलते हैं हम जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जब वस्तु ना तो दूर की दिखती है ना निकट की दिखती है, इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इसके उपाय क्या होते हैं, हाँ इसका पहला रीजन देख लेते क्यों होता है। ये भी है ना नेत्र की समंजन क्षमता, यानी कि छोटा और बड़ा होने की जो क्षमता होती है ना, वो खत्म हो जाने की वजह से जरा दृष्टि दोष होता है। ना छोटा हो पाता है लेंस, ना बड़ा हो पाता है, यानी लेंस वो कठोर हो जाता है। अब कठोर हो जाने की वजह से क्या होता है, जरा दृष्टि दोष हो जाता है। जब वस्तु ना दूर की दिखती है ना निकट की साफ साफ दिखती है, तो उसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। और क्यों होता है, क्योंकि लेंस उस टाइम कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से ना तो छोटा हो पाता है ना बड़ा हो पाता है, इसी वजह से निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और इसका उपाय क्या है, यानी कि ऐसा उपाय सोचना पड़ेगा जिसमें दोनों लेंस है वो, यानी दोनों दोष, निकट की भी वस्तु देखनी है दूर की भी देखनी है, यानी कि दोनों दोष को सॉल्व करना है। यानी कि हमें द्विफोकसीय लेंस काम में लेना पड़ेगा, द्विफोकसीय लेंस, बाईफोकल लेंस काम में लेना पड़ेगा, जिसमें आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि हम जो लेंस काम में लेने वाले हैं ना, चश्मा काम में लेंगे, उसमें ऊपर रखेंगे हमेशा अवतल लेंस को। कौन सा लेंस ऊपर रखेंगे, अवतल लेंस, और नीचे रखेंगे उत्तल लेंस। ठीक है ना, उत्तल लेंस है वो नीचे होगा और ऊपर है वो अवतल लेंस, नीचे है वो उत्तल लेंस। ये हमेशा याद रखना है कि जरा दृष्टि दोष में जो हमें सॉल्यूशन सोच रहे हैं, मतलब इलाज करने के लिए जो चश्मा बना रहे हैं, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस का सिस्टम कैसे होगा, ऊपर होगा अवतल, नीचे होगा उत्तल। क्योंकि अवतल लेंस किसके लिए काम में लिया जाता है, निकट के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, है ना। चलो अब हम देखने वाले हैं प्रिज्म में परावर्तन कैसे होता है। कोई प्रिज्म है उसमें परावर्तन कैसे होता है, सॉरी अपवर्तन कैसे होता है। अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन आपने परावर्तन तो पढ़ा होगा कि जब प्रकाश की किरणें हैं वो किसी दर्पण से टकराती हैं, तो टकराने के बाद में वापस उसी दिशा में चली जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तन। लेकिन अब हम देखने वाले हैं किसके बारे में, अपवर्तन के बारे में, कि कोई प्रिज्म है वो अपवर्तित, प्रिज्म में से प्रकाश की किरणें अपवर्तित कैसे होती है। अपवर्तन का मतलब है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। मान लो हवा से जा रही है पानी में, हवा से पानी में जा रही है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जिस रास्ते पे मतलब सीधे सीधे जाना था, लेकिन वो अपने रास्ते से क्या हो जाती है, भटक जाती है। क्या हो जाता है, अपने रास्ते से वो भटक जाती है, अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, इसी को बोलते हैं अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, विचलित हो जाती है, उसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है, ऐसे कांच की एक स्लेट होती है, स्लाइस होती है ऐसे कांच के, उसको बोलते हैं प्रिज्म।
तो प्रिज्म में है वो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन कैसे होता है। मान लो ये प्रकाश की कोई किरण आ रही थी ऐसे, ठीक है, प्रकाश की किरण आ रही थी, जो आने वाली किरण होती है ना उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। अब जैसे ही ये यहाँ पे हवा है और यहाँ पे है वो कांच है, तो हवा से कांच में जा रही है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इसको जाना था बिल्कुल ऐसे ही सीधे सीधे जाना था, लेकिन ये सीधे सीधे नहीं जा पाई और वो विचलित हो गई। विचलित होने का मतलब ऐसे चली गई। तो ये जो किरण जा रही है इस किरण को हम क्या कहेंगे? अपवर्तित, क्योंकि प्रकाश का यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें अपवर्तित हो जाती हैं। तो ऐसे आने वाली किरण थी आपतित, दर्पण में प्रिज्म में जाने के बाद में अपवर्तन हो गया, इसका मतलब ये अपवर्तित किरण है। ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण, ठीक है। फिर अपवर्तन के बाद में फिर वापस कहां से हवा में जा रही, तो वापस इसका और क्या होगा? अपवर्तन होगा। क्या होगा? फिर से वापस अपवर्तन होगा। तो इस प्रकार से प्रिज्म में क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। अब मुझे देखना है कि इसमें अपवर्तन कोण कितना था। ये प्रिज्म का कोण है, इसको प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है ना। ये प्रिज्म के जो कोण है ना उसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। देखो प्रकाश की किरण ऐसे जाना था लेकिन गई नहीं, अपवर्तित हो गई। फिर इसको ऐसे सीधे सीधे जाना था लेकिन सीधे सीधे ही नहीं गई, अब मुड़ गई है वापस, अपवर्तित हो गई और ये बाहर निकली है। जो बाहर निकलने वाली किरण होती है ना उसको बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निकलने वाली किरण निर्गत किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, और हवा से प्रिज्म में प्रवेश कर रही है यानी अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तित किरण। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक अभिलंब डाल रहा हूं। अभिलंब यानी 90 डिग्री का यहाँ पे कोण डाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? 90 डिग्री का यहाँ पे एक कोण डाल रहा हूं, ठीक है, 90 डिग्री का कोण डाल रहा हूं। तो हमें पता है, आपने 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ना उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण होता है आपतन कोण, जिसको कोण आई से डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो अपवर्तित किरण है, यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, ये अभिलंब था, अभिलंब था, यहाँ पे भी अभिलंब, अभिलंब सेम ही है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा ना उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बन रहा था उसको बोलते हैं आपतन कोण। ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोल रहे हैं? अपवर्तन कोण, जिसको मैं कोण आर से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे ही निर्गत कोण है, हमारे यहाँ पे आया हुआ है निर्गत कोण। अब हम देखने वाले हैं निर्गत कोण, यानी कि ये भी अभिलंब है और अभिलंब और ये मैं यहाँ पे मैंने अभिलंब डाला, एक अभिलंब और अभिलंब था ऐसे, हाँ, अभिलंब और, एक सेकेंड मैं वापस इसको क्लीन कर रहा हूं, ठीक है ना, सॉरी। अभिलंब, यहां पे मैंने एक और अभिलंब डाला है 90 डिग्री का। तो अभिलंब, ये वो अभिलंब था, इस अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बन रहा है ना इसको बोल रहा हूं मैं निर्गत कोण। क्या बोल रहा हूं? निर्गत कोण। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको मैं कोण ई से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना। अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको निर्गत कोण कहेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहेंगे। ऐसे ही अभिलंब और आप अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। अब देखो इस पूरे में जो विचलन हुआ वो कौन सा हुआ है, यानी शुरुआत में इसको ऐसे जाना था और गई कैसे, बिल्कुल ऐसे चली गई निर्गत किरण। तो
इसमें और इसमें जो कोण का विचलन हुआ ना, तो मैं निर्गत किरण को थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा ना, ऐसे किरण को पीछे लेकर जाऊंगा तो यहाँ पे एक और नया कोण बनेगा। यानी कि जो आपतित किरण थी और निर्गत किरण, इसके बीच में ये जो कोण बना ना, इसी को बोलते हैं हम विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। इसे बोलते हैं विचलन कोण। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि ऐसे चित्र दिया हुआ था और ये वाला कोण है वो कौन सा कोण है, आपको याद रखना ये विचलन कोण है। ठीक है ना, यही तो विचलित हुआ प्रिज्म से। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को वापस रिवर्स करना और एक बार वापस देख लेना। ठीक है ना, फिर हम आगे क्या देखने वाले हैं? नेत्रदान। अब नेत्रदान है वो कौन कौन कर सकता है? आंखें डोनेशन कौन कौन कर सकता है? एक बात तो मैं बता दूं, नेत्र का अधिकतम है ना कॉर्निया वाला भाग है वो डोनेट किया जाता है। नेत्र का जो भाग होता है ना कॉर्निया, वो भाग है वो डोनेट किया जाता है। किसी की डेथ होने के बाद में भी 4-5 घंटे तक है वो जो कॉर्निया वाला भाग है वो आराम से निकाला जा सकता है। तो कॉर्निया वाला भाग डोनेट करते हैं। और इसे कौन कौन इंसान है वो डोनेट कर सकते हैं? नेत्रदान है वो कौन कौन से लोग कर सकते हैं? इसमें आया हुआ है कि ऐसे व्यक्ति करवा सकते हैं जिसका मोतियाबिंद का है वो इलाज हो चुका है, या फिर चश्मा पहनते हैं, या फिर जिसको शुगर की बीमारी है वो भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ दमे के रोगी है वो भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे सारे इंसान कर सकते हैं जिसमें संक्रामक बीमारियां नहीं है। मतलब वो सारे लोग कर सकते हैं जिसको ऐसी बीमारी नहीं है जो हवा से, पानी से या फिर खांसने से फैल रही है, तो वो सब डोनेशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग है वो डोनेट नहीं कर सकते, जैसे कि जिसको एड्स की बीमारी है, हेपेटाइटिस बी, सी, क्योंकि ये यौन संक्रामक रोग है। रेबीज है जिसको पागल कुत्ते ने काट लिया है, वो वाला। ठीक है ना, और उसके साथ साथ में जिसको ल्यूकेमिया है, ब्लड कैंसर है, वो नहीं कर सकता है। धनुष टंकार यानी टीटनस रोग है वो नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि ये सारे है वो संक्रामक रोग है। हेजा है, मेनिनजाइटिस है और एनसेफेलाइटिस है, ये सारे रोगी है वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। एक बार आप वापस देख लेना इसको। ठीक है ना, कि कौन कौन है वो डोनेट कर सकते हैं, कौन डोनेट नहीं कर सकते हैं, वरना वीडियो ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखने वाले प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी सूरज का प्रकाश है वो अगर इस प्रिज्म से गुजरे तो हमें पता है कि सूरज का प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बनता है। जब 7 रंग आपस में मिल जाते हैं तो वो कैसे रंग का हो जाता है? श्वेत प्रकाश बन जाता है। श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश को यानी कि सूरज के प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारेंगे तो प्रकाश की किरणें आई थी एक हवा से जा रही है कांच में, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश हमेशा विचलित हो जाता है। तो सीधा सीधा जाना था इसको, ऐसे सीधा सीधा जाना था, लेकिन ये विचलित हो गया, ऐसे होगा। फिर वापस कांच से हवा में जा रहा है तो फिर वापस विचलित होगा। तो इस टाइम क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें है वो ऐसे प्रिज्म से गुजरेगी तो गुजरने पर ये जो 7 रंग श्वेत रंग था ना प्रकाश, इस प्रिज्म में जो श्वेत प्रकाश गुजर रहा था सूर्य का, तो वो 7 रंगों में है वो टूट जाता है। सबसे नीचे है ना जो वायलेट रंग का रहता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे है वो 7 रंगों में है वो सूरज का प्रकाश है वो टूट जाता है। किसमें? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल। एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे कि लाल रंग का प्रकाश है ना सबसे कम विचलित होता है, मतलब बिल्कुल लगभग सीधा सीधा ही जा रहा है। सबसे ज्यादा विचलन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिज्म में से अगर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाए तो सबसे ज्यादा विचलन है वो कौन से प्रकाश में होता है, कौन से रंग के प्रकाश में होता है? तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है ना वॉयलेट, उसमें सबसे ज्यादा विचलन होता है। और सबसे कम किसमें होता है? लाल रंग में विचलन होता है। ठीक है, आई होप यहां पे समझ आया होगा। ये आप याद रख लेना, VIBGYOR, विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज और लाल। ठीक है, न्यूटन का प्रयोग, न्यूटन ने एक प्रयोग किया था। न्यूटन ने सबसे पहले एक प्रयोग करके बताया था कि जो सूरज का प्रकाश है ना वो 7 रंग से मिलकर बनता है। उसने एक सूरज की प्रकाश की किरण को गुजरा प्रिज्म में से, वो अपवर्तित हुई, अपवर्तित होने के बाद में वो 7 रंगों में ऐसे टूट गई। ठीक है, 7 रंगों में टूट गई।
टूटने के बाद में न्यूटन ने ऐसा सोचा था कि यार मैं क्यों ना इसको, ये जो 7 रंग आ रहे थे ना, इसको और ज्यादा रंगों में तोड़ दूं। तो उसके माइंड में उल्टी पुल्टी चीज आई, और उसने एक ऐसा प्रिज्म रखा जो 7 रंग आ रहे थे ना उसके बिल्कुल विपरीत रखा, उल्टा करके ऐसे। तो जिसकी वजह से ये 7 रंग थे ना, एक ऐसे जुड़ गए, जुड़कर है ना एक ही श्वेत प्रकाश वापस बन गई। श्वेत प्रकाश क्या बन गया? वापस बन गया। यानी कि सबसे पहले सूरज का जो श्वेत प्रकाश आया था, अगर प्रिज्म से गुजरा तो वो किसमें बन गया? 7 रंगों में। 7 रंगों को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये भी याद रखना है कि 7 रंगों का ये जो समूह है ना उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। जब स्पेक्ट्रम को वापस है ना प्रिज्म से गुजारते हैं तो वापस क्या प्राप्त होता है? श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, तब फिक्स हो गया कि जो सूरज का प्रकाश है ना, श्वेत प्रकाश, उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। एक बात मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि ये है ना श्वेत प्रकाश जब है ना इसमें से गुजरता है प्रिज्म में से, तो वो 7 रंगों में टूटता क्यों है? बताओ क्या कारण हो सकता है? सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो। आई होप आपने आंसर सोचा होगा। चलो मैं बता देता हूं। आपने ऐसा ही आई थिंक सोचा होगा कि प्रिज्म में हर रंग के प्रकाश की स्पीड है ना अलग अलग होती है। हर रंग के प्रकाश का जो विचलन होता है ना वो अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि प्रिज्म में से गुजरने की हर कलर के प्रकाश की स्पीड अलग अलग होती है। अगर स्पीड अलग अलग होगी तो विचलन भी अलग अलग होगा। रेड रेड कलर है, उसमें सबसे कम विचलन होता है, सबसे ज्यादा विचलन किसमें होता है? ब्लू में होता है। ठीक है ना? सॉरी, आई थिंक बैंगनी रंग है ना, वॉयलेट रंग, उसमें है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? विचलन होता है। सॉरी, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम इंद्रधनुष के बनने पर। इंद्रधनुष कैसे बनता है? अभी मैंने बताया था आपको कि सूरज का प्रकाश होता ना, उसमें रंग कैसा होता है? श्वेत रंग होता है, सफेद रंग होता है। श्वेत रंग का बन रहा होता ना सांप। ये सूरज का प्रकाश था, हंसने वाला सूरज है। ठीक है कौन सा है? हंसने वाला सूरज है। ठीक है, हंसने वाला सूरज, सूरज से प्रकाश की किरणें आई। किरणें कैसे रंग की थी? श्वेत प्रकाश था। श्वेत प्रकाश जब है ना पानी, यानी इंद्रधनुष कब बनता है? बारिश के टाइम ही तो बनता है। मान लो ये बूंद है, पानी की बूंद है, वो हवा में ऐसे है, तो इस बूंद में से जब प्रकाश की किरणें जाएगी, जब हवा थी, यहाँ पे हवा है, यहाँ पे पानी है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो अपनी प्रकाश की किरणें ये क्या होगी? विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। विचलित होने से क्या होगा? ये इसके अंदर जाएगी, जाने के बाद में क्या होगी? एक सतह को तो पार कर देगी, उसके बाद में क्या करेगी? दूसरी सतह से टकराकर वापस आ जाएगी। क्या होगी? वापस आ जाएगी, और फिर है वो ऐसे 7 रंगों में टूट जाएगी। फिर हमें क्या दिखेगा? इंद्रधनुष दिखेगा। तो क्या समझा अभी हमने कि सूरज का जो श्वेत प्रकाश था आया, जैसे ही बूंद में प्रवेश किया तो यहाँ पे तो हुआ परावर्तन, क्योंकि अपवर्तन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो पहले तो हुआ अपवर्तन। क्या हुआ? अपवर्तन पहला स्टेप था इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष के बनने का जो बूंद में जो बन रहा है, क्या इंद्रधनुष बन रहा है बूंद से, तो पहले तो हुआ है अपवर्तन। अपवर्तन हुआ क्योंकि प्रकाश की किरणें सीधी जानी थी, लेकिन ये पहले ही घूम गई है। अपवर्तन हो गया। अपवर्तन होने के बाद में जब दूसरी सतह के बूंद के दूसरी सतह पे टकराई, जैसे अभी यहाँ पे टकराई है, तो दूसरी सतह पे टकराने पे क्या होगा? प्रकाश की किरणें वापस मुड़ जाती है। वापस मुड़ जाना मतलब एक सतह से टकराकर प्रकाश की किरणें वापस मुड़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हो गया परावर्तन। फिर थर्ड नंबर क्या हुआ है? जैसे प्रकाश की किरणें बूंद से बाहर निकल रही थी, वो 7 रंगों में टूट गई। इसको बोलते हैं विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं इसको? सूरज के प्रकाश का 7 रंगों में टूट जाना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। यानी कि इंद्रधनुष के बनने में 3 घटनाएं है वो मेन होती है। एक होता है सबसे पहले अपवर्तन, फिर होता है परावर्तन, उसके बाद में होता है वर्ण विक्षेपण। फिर यहाँ पे आप खड़े हो और आपको वो इंद्रधनुष का शानदार सा नजारा आपको दिखाई देता है। ठीक है,
आई होप ये भी समझ आया होगा। इंद्रधनुष में क्या होता है, जब बारिश के टाइम बनता है। और एक बात ये भी याद रखना है कि हमेशा सूरज के विपरीत साइड में बनता है। अगर सूरज इस साइड में है तो इस साइड में हमेशा इंद्रधनुष बनेगा, हमेशा विपरीत साइड में बनता है। ठीक है, तो क्या होता है, सूरज की प्रकाश की किरण जब पानी की बूंद में गिरती है तो पानी की बूंद में सबसे पहले क्या होता है, उसका अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से वो पानी के बूंद के अंदर घुस जाती है। जिसकी बाद में क्या होता है, दूसरी सतह से जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है तो वो दूसरी सतह उसको क्या करती है, वापस परावर्तित कर देती है उस प्रकाश की किरणों को। और जैसे ही परावर्तित होकर बाहर निकलने वाली होती है तो वो 7 रंगों में प्रकाश की किरण है वो टूट जाती है, और इसी वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, चलो अब हम देखने वाले तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तारे, जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये मान लो ऐसे धरती है, यहाँ पे आप खड़े हो, ये है मोंटू, मोंटू खड़ा है ऐसे, इसने देखा है टिमटिमाता हुआ तारा। अब देखो हमारी धरती है, धरती के आसपास में हवा है, हवा क्या है, अलग अलग मात्रा में है। जैसे धरती के सबसे नजदीक वाले भाग में है वो बहुत ज्यादा गहरी हवा है, यानी कि इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है, बहुत सघन माध्यम है। सघन मतलब बहुत हवा है, वो घनत्व ज्यादा वाली है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हवा की मात्रा कम होगी, यानी कि क्या होगी, विरल माध्यम बनेगा, वो बहुत कम झीनी झीनी सी हवा है वो। फिर और ऊपर जाएंगे तो गैसों की मात्रा घटने से और विरल माध्यम बन गया। तो ऐसे ही कहीं पे धूल आ गई, कहीं पे कम हवा आ गई, कहीं धूल कहीं कम हवा, ऐसे करते करते जब तारे का प्रकाश यहाँ से निकला, कभी सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम, जैसे जैसे जाता है तो ये तारे का प्रकाश है ना अपने रास्ते से भटक जाता है। जैसे ही कोई हवा वाला परत आई तो वो थोड़ा सा विचलित हो गया, फिर पानी वाली मान लो वायुमंडल में कोई परत आई तो फिर विचलित हो गया। तो एक माध्यम से ये दूसरे माध्यम में जाता रहता है, फिर ऐसे घूमता घूमता आते हमारी आंखों में, ऐसे गोलू की आंखों में आया, जिसकी वजह से उसको तारा है वो टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है ना, तो इसको आप नॉर्मली कैसे समझ सकते हो, वापिस में अगर रिकॉल करना चाहूं तो तारे हैं वो हमसे बहुत दूर है, और हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में हवा का घनत्व है वो अलग अलग परतों के रूप में। तारे बहुत दूर है, इसको हम सूक्ष्मतम प्रकाश का एक स्रोत मान सकते हैं। ठीक है, और वो प्रकाश है वो दूर से हमारे तक आता है तो अलग अलग माध्यम से गुजरता है, कभी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, फिर विरल से सघन में, ऐसे करते हुए हमारी आंखों तक आता है। तो उस प्रकाश की किरण में क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से वो अपने रास्ते से भटक जाता है, फिर इधर 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 इधर, मतलब अपने रास्ते से भटकता हुआ हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमें तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, फिर अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, यानी कि सूर्योदय होने से पहले ही हमें सूरज दिख जाता है। ऐसा पता है आपको, ऐसा होता है। ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी धरती है, और ये इस धरती का क्षितिज है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब जैसे ही सूरज मान लो यहाँ पे आया, मतलब क्षितिज पे आने पे तो हमें दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझे जब इस क्षितिज के पास में आएगा तभी तो सूरज दिखाई देगा। लेकिन सूरज है ना ऊपर आने से पहले ही 2 मिनट पहले दिखाई देता है। ऐसे ही जब सूरज अस्त होने वाला होता है ना, अस्त होने के टाइम भी है ना वो 2 मिनट तक हमें दिखाई देता रहता है। अस्त हो गया है फिर भी 2 मिनट तक दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से। यानी क्योंकि प्रकाश है ना जैसे ही हवा से अलग अलग माध्यम से गुजरता है तो वो अपने रास्ते से मुड़ जाता है। मुड़ जाने की वजह से 2 मिनट देर लेट दिखना चाहिए, उससे पहले ही वो उगने से पहले ही वो पहले ही हमें दिख जाता है। ऐसे अस्त होने के पहले ही वो हमें दिख जाता है। इसका रीजन मेन क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं, यानी पहले आने वाली किरणें होती है उससे पहले ही हमें दिख जाती है। ठीक है, चलो आगे देख रहे हैं हम प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन का मतलब है जब प्रकाश की किरणें है वो किसी छोटे से कण पर टकराती है तो वो चारों तरफ है वो फैल जाती है। क्या हो जाता है, प्रकाश की किरणें वो चारों तरफ फैल जाती है, इसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जितना ही छोटा कण होगा, जितना ही जो कण होगा वो छोटा होगा, उतना ही वो
ज्यादा विक्षेपण होगा, ज्यादा प्रकीर्णन होगा, यानी कि नीले रंग की ओर ज्यादा दिखेगा। जितना ही कण बड़ा होगा तो वो माध्यम है, वो कण है वो लाल रंग का ज्यादा दिखेगा ऐसे। तो प्रकीर्णन में क्या होता है, मान लो, हाँ, आपने टिंडल प्रभाव के बारे में सुना होगा। टिंडल प्रभाव को मैं थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी कि हमारे आसमान का जो रंग नीला होता है ना, नीला क्यों होता है? क्यों हमारे वायुमंडल में, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होता है, छोटे छोटे क्या है, बहुत छोटे छोटे वायु के अणु है। वायु के अणुओं पर जब है ना प्रकाश की किरणें गिरती है ना, तो ये कण जितने छोटे होंगे ना, तो प्रकाश है ना, वो नीले रंग को ज्यादा प्रकीर्णित करेगा, नीले रंग को ज्यादा फैलाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रकाश, एक जो हवा में जो कण होंगे ना, धूल के कण जितने बड़े होंगे ना, उतने ही ज्यादा लाल रंग को फैलाएंगे। तो हमारे कण तो वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे अणुओं से बने हुए हैं, वायु के अणु से, छोटे छोटे अणुओं से, जिसकी वजह से, छोटे अणु होने की वजह से ये नीले रंग को बहुत ज्यादा फैलाते हैं। इसी वजह से आसमान का रंग है वो नीला होता है। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों को फैला देना। जब किसी कण पर प्रकाश की किरणें गिरती है और वो फैल जाती है, इसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी कण पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो वो क्या कर देती है, वो कण है वो उस प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बंद कमरे में, हम बंद कमरे में हैं और बंद कमरे में तो हर जगह छोटे छोटे कण तो होते ही हैं, कण हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर मान लो इसमें से मैं प्रकाश की किरणें गुजारूंगा, तो प्रकाश की किरणें गुजारने पर ये कण है वो चमकने लगेंगे और बिल्कुल मुझे है ना उस कणों का साफ साफ रास्ता दिखेगा। यानी कि जो कण हमें नॉर्मली आंखों से नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनके ऊपर प्रकाश की किरणें गुजरने की वजह से वो प्रकाश की किरणों में चमक उठते हैं और वो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव है ना, जैसे जंगल में जो भी है ना, जंगल में जो भी मान लो घना जंगल है, फिर भी उसमें चारों तरफ है वो, भले ही घना जंगल है फिर भी उसमें चारों तरफ प्रकाश होता है। क्यों? टिंडल प्रभाव की वजह से। क्योंकि उसमें जो हवा के छोटे छोटे कण होंगे ना, जो धूल मिट्टी के कोई भी कण होंगे, वो क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देंगे ताकि वो अंधेरे वाली जगह तक भी है ना वो प्रकाश चला जाए। इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कहाँ देखते हैं हम? जैसे बंद रूम में देख सकते हैं, जंगल में देख सकते हैं, बिल्कुल प्रकाश की धारी हमें छोटी छोटी दिखती है। अब स्वच्छ आकाश का रंग है वो नीला क्या होता है? ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आसमान का रंग है वो नीला क्या होता है? जब वायुमंडल में उपस्थित वायु के कणों पर प्रकाश की किरणें गिरती है तो वो क्या कर देती है, इस रंग को फैला देती है। ये कण जितना ही छोटा होगा, ये सूरज के श्वेत प्रकाश को उतना ही ज्यादा फैलाएगा, नीले रंग को ज्यादा फैलाएगा। कण जितना छोटा होगा वो नीले रंग को ज्यादा फैलाएगा। कण जितना ही कम होगा, कण जितना ही बड़ा होगा वो क्या करेगा, लाल रंग को फैलाएगा। यानी कि लाल रंग का प्रकीर्णन है ना, लाल रंग का फैलाव है वो सबसे कम होता है। सबसे, ये भी आपको याद रखना है, सबसे कम है वो फैलाव किसका होता है, लाल रंग का होता है। सबसे ज्यादा फैलाव है वो किसका होता है, नीले रंग का होता है। ठीक है, इसी वजह से जब वायुमंडल में उपस्थित वायु के अणुओं पर श्वेत प्रकाश गिरता है तो वायु के सूक्ष्मतम कण क्या करते हैं, उस प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। प्रकाश की किरणों में नीले रंग को सबसे ज्यादा फैला देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। ठीक है, और वो आसमान है वो हमें नीले रंग का दिखाई देता है। चलो अब हम लास्ट में है, ज्यादा बड़ा नहीं है। सो आपने बड़ी हिम्मत की है हमारी क्लास अटेंड करके इतनी लंबी, सो थैंक यू। थोड़ा सा है अभी, डरना नहीं है, ठीक है ना, टिके रहना है, ऐसे डटे रहना है लास्ट तक। हाँ, होने वाली घटनाएं और उसके कारण, जैसे अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं, क्योंकि है ना कंबाइन में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा है वो अपवर्तन का उदाहरण है, कौन सा है वो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। जैसे तारों का टिमटिमाना, तारे है वो, तारों का प्रकाश होता है वो वायुमंडल के एक लेयर से दूसरी लेयर में आते हैं, तो उन परतों का घनत्व है वो अलग अलग होने की वजह से प्रकाश की किरणें है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ऐसे विचलित होते होते हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, जिसकी वजह से तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं।
पानी में रखा हुआ सिक्का भी है वो ऊपर उठा दिखाई देता है। पानी में अगर बाल्टी में अगर कोई सिक्का रख दोगे ना तो भी वो ऊपर आया हुआ दिखाई देगा। ऐसे पेंदे को देखना, बाल्टी में कोई पानी भर देना, उस पेंदे को देखोगे तो वो भी, सॉरी, वो न पेंदा है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसके साथ साथ में अगर आप है ना किसी बाल्टी में या किसी कांच की गिलास में अगर है ना पानी भर दोगे और उसमें पेंसिल पेंसिल रखोगे ना तो पेंसिल आपको थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पेंसिल है ना पानी में रख देने पर वो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? क्योंकि अपवर्तन की वजह से, क्योंकि प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम से गुजरती है तो क्या होती है, थोड़ी सी विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, इसी वजह से। मरीचिका, आपने मरीचिका ये वाला इंसिडेंट देखा होगा। हम देखते हैं कहाँ पे, बारिश, सॉरी, गर्मी की ऋतु में क्या होता है, सड़क पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से क्या होता है, हमें चलती हुई ऐसे चलता हुआ पानी दिखाई देता है। आपने सबने नोटिस किया होगा इसको। तो इसी को बोलते हैं मरीचिका या फिर मृग तृष्णा, और मिराज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मिराज। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये सड़क है तो सड़क के चारों तरफ, मतलब इस यहाँ पे क्या होगी, हवा तो होगी चारों तरफ, लेकिन जब हवा यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है ना तो गर्मी पड़ने की वजह से जो सड़क के सबसे निकट वाली हवा होगी वो क्या होगी, गर्म होके ऊपर उठ के चली जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हवा का घनत्व कम हो जाएगा, यहाँ पे हवा का घनत्व ज्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो विरल माध्यम बन जाएगा, यहाँ पे सघन माध्यम बन जाएगा। जहाँ परमाणु पास पास में होते हैं उसको बोलते हैं सघन माध्यम, जहाँ पे परमाणु दूर दूर होते हैं उसे विरल माध्यम। फिर क्या होगा, प्रकाश की किरणें मान लो अगर गिर रही है फिर वापस परावर्तित होकर ऊपर जा रही है तो वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, जिसकी वजह से अपवर्तन होगा। अपवर्तन की वजह से ही वो हमें पानी जैसा महसूस होता है। तो मरीचिका भी है ना किसकी वजह से होता है, अपवर्तन की वजह से। आया हुआ तो नहीं है लेकिन आगे फ्यूचर में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय है वो सूर्य 2 मिनट लेट दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें है वो पहले ही हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। सूर्य के ऊपर आने से पहले ही वो क्या कर देती है, मुड़ जाती है प्रकाश की किरणें और हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। और सूर्यास्त होने में भी 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता रहता है। मतलब सूर्य नीचे चला गया फिर भी हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है, क्योंकि वो प्रकाश की किरणें मुड़ी हुई हमारी आंखों तक आती है। तो नीचे चला गया फिर भी है वो दिख रहा है सूरज वहां पे। उसके साथ साथ में मॉर्निंग में और अस्त होता है ना इवनिंग में, तो सूरज है वो अंडाकार दिखाई देता है। ये भी है वो किसकी वजह से, प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, मुड़ जाना मतलब प्रकाश का अपवर्तन, इसकी वजह से। अब प्रकीर्णन की वजह से आसमान का रंग क्या होता है, एक तो नीला होता है, ये मैंने बताया, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित हवा के कण है जो इसके ऊपर सूरज का प्रकाश गिरता है, श्वेत प्रकाश गिरता है, तो नीले रंग को ये कण है वो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित करते हैं, फैलाते हैं, जिसकी वजह से आसमान का रंग क्या होता है, नीला होता है। और अंतरिक्ष यात्री को आसमान है वो काला रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है। प्रकीर्णन की घटना क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहां पे कोई तो वायुमंडल ही नहीं है, कोई हवा ही नहीं है, तो क्या होगा, प्रकाश का कोई भी प्रकीर्णन करने वाले कण नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे आसमान का, वहां की अंतरिक्ष का रंग है वो काला दिखाई देता है। उसके साथ साथ में टिंडल प्रभाव यानी कमरे में, बंद कमरे में या जंगल में है वो कहीं पे हमें कोलाइडी कण या छोटे छोटे कण है वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उन वायु में है ना अगर हम प्रकाश को प्रवाहित करें, प्रकाश को जाने दें, तो क्या होगा, वो कण है वो चमक उठते हैं, तो इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। और गहरे समुद्र का रंग है वो नीला होता है। ये सीवी रमन ने खोज किया था। सीवी रमन जिसकी याद में हम है ना विज्ञान दिवस मनाते हैं, तो इन्होंने ही बताया था प्रकीर्णन की वजह से समुद्र का रंग है ना वो नीला होता है, ठीक है ना, गहरे समुद्र का रंग। उसके साथ साथ में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय है वो सूरज है वो लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन की वजह से। आसमान का रंग नीला, सूरज अस्त होते टाइम और उदय होते टाइम लाल दिखता है, किसकी वजह से, प्रकीर्णन की वजह से, ठीक है। अब लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खतरे वाले सिग्नल होते हैं ना वो, जैसे कोई भी खतरे वाली कोई भी एम्बुलेंस आ रही है या फिर कुछ भी, जैसे खतरे वाले सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है, तो वो हमेशा लाल रंग के क्यों होते हैं, लेजर लाइट है वो लाल रंग की होती है, आपने देखा होगा। कोई भी खतरे वाली घंटी, जैसे ट्रेन के आगे जैसे खतरे की जो
लाइट चल रही है वो भी है ना रेड कलर की होगी। आपने हर जगह पे नोटिस किया होगा खतरे के लिए हम हमेशा लाल कलर देखते हैं। क्यों क्यों देखते हैं बताओ? हाँ, आई थिंक आपने सही सोचा होगा कि हमें पता है प्रकीर्णन में क्या होता है। मैंने बता दिया आपको, प्रकीर्णन में सबसे ज्यादा फैलाव किसका होता है? सबसे ज्यादा फैलाव मतलब प्रकाश का कौन सा रंग है वो सबसे ज्यादा फैलता है? नीला रंग। इसी वजह से आसमान का रंग नीला होता है। और सबसे कम फैलाव, सबसे कम फैलाव किस में होता है? लाल रंग में। अब लाल प्रकाश को अगर हम किसी एक जगह से दूसरी जगह पर भेजेंगे तो वो बहुत कम फैलेगा, मतलब सीधा सीधा जाता ही रहेगा उसमें, मतलब प्रकीर्णन सबसे कम होगा। जब प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो वो बहुत ज्यादा दूरी भी तय कर पाएगा, क्योंकि फैल जाने पे उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, तीव्रता कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा दूरी तय भी नहीं कर पाएगा। इस वजह से खतरे वाले जो भी सिग्नल होते हैं ना वो हमेशा कैसे रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताना है अगर क्वेश्चन आ जाए कि खतरे वाले सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो वो ज्यादातर दूरी तय कर पाएगा, क्योंकि जब कम प्रकीर्णन होने से क्या होता है उनमें ऊर्जा और तीव्रता में कमी नहीं होती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूरी है वो तय कर पाते हैं। एक और आप है ना याद करना चाहो तो ठीक है, लाल रंग का है ना तरंग दैर्ध्य है ना, तरंग दैर्ध्य आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है, और जिसका जितना ही ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा उतना ही कम फैलता है। जितना ज्यादा तरंग दैर्ध्य उतना ही कम फैलाव होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? नीले रंग का, इसलिए ज्यादा फैलता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का, इसलिए सबसे कम फैलता है। ये मस्त वाली बात है, ठीक है ना। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, ठीक है ना। अगर आपकी कोई क्लासमेट है, अपनी कोई दोस्त है, कोई भी है, उनके साथ में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बस मस्त रहना। और हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप को भी ज्वाइन कर देना, ठीक है ना, ताकि मैं जो भी ये पीडीएफ डालता हूँ ना तो टेलीग्राम पे, अगर आप मेरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे नहीं जुड़ पा रहे हो किसी भी रीजन से, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर देना, ठीक है ना। उसका लिंक भी है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाना, उसको ज्वाइन करना चाहो तो कर देना, लेकिन बिना ज्वाइन के ही आप है ना वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर मन है ज्वाइन करने का तो भी ठीक है, अगर नहीं करना चाहते हो तो भी उस टेलीग्राम ग्रुप पे जाना और वहां से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर देना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लविंग मी अलॉट। बहुत सारा आप प्यार करते हो इसलिए, और तंग करते हो इसलिए भी। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहना, खुश रहना और ऐसे ही हंसते रहना, ठीक है ना, जैसे मैं हंसते रहता हूँ, ठीक है।